जैव निम्नलिखित बहुलकों में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में अपना अगला बिंदु है PHBV। PHBV पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड प्लस पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल का जब बहुलीकरण करवाते हैं तो हमें PHBV प्राप्त होता है। अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल व हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल के बहुलीकरण द्वारा यह बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट को ब्यूटा हाइड्रोक्सी वेलेरोइट प्राप्त होता है। यह एक पॉलीएस्टर है। ये क्या है? पॉलीएस्टर है। ये पॉलीएस्टर की श्रेणी में आता है। ये एक पॉलीएस्टर है। तो अब हम लिखते हैं सबसे पहले तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, तो इसका होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो मैं लिख रहा हूं इसमें हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड की फॉर्म में लिख रहा हूं इसको 1 2 3 और ये हो गया OH मैथ एच प्रो। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल। सेकेंड हो गया +3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल +3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल +3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक। इसका जब संघनन करेंगे इनका जब हम संघनन करेंगे तो यह जल के अणु का निष्कासन करेगा। यह जल के अणु का निष्कासन करेगा। कार्बोक्सिलिक समूह में से OH का निष्कासन होगा और हाइड्रोक्सिल समूह में से H का निष्कासन होगा। इसकी भी N इकाइयां, इसकी भी N। जल का अणु -NH, ये बन गया हमारे पास में। और रह गया यहाँ पर CH CH3 CH2 CO, फिर वो आ गया O, फिर आ गया CH, फिर आ गया C2H5, फिर आ गया CH2, फिर आ गया CO। अब ये देखो इसमें CrCOOR N इकाइयां किसकी? एस्टर की। हमने यही कहा था कि ये पॉलीएस्टर है क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें एस्टर की यूनिट्स बन रही है हमारे पास में। एस्टर की इकाइयां आपको गेन हो रही है यहाँ पर। ये एस्टर है। एस्टर की यूनिट हमारे पास में प्रिपेयर हो रही है। ये होगी RCOOR।
तो ये एक पॉलीएस्टर है, इसका पूरा नाम हो जाएगा PHBV। PHBV को वैसे फुल फॉर्म होगा, P का मतलब पॉली, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइट को ब्यूटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया हमारा PHBV। PHBV के बाद में हम इसका यूज देखते हैं। तो इसका यूजेज कहाँ कहाँ पर है? इसका सबसे ज़्यादा उपयोग है ऑर्थो जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर इसका सबसे ज्यादा ऑर्थोपेडिक युक्तियां बनाने में, ऑर्थोपेडिक युक्तियां बनाने में अथवा ऑर्थोपेडिक सामग्री बनाने में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। अब ऑर्थोपेडिक युक्तियां क्या है? अस्थियों से संबंधित, बोन से संबंधित सामग्री बनाने में, अस्थियां की टूट फूट हो जाती है, बोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, तो उस वक्त उसकी जो सामग्री होती है वह ऑर्थोपेडिक सामग्री होती है। तो ऑर्थोपेडिक जो विभाग है इसमें इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है, PHBV का उपयोग होता है। प्लास्टर बनाने में, विशेष प्रकार की पैकिंग करने में, कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो मेडिसिन रखी जाती है उन मेडिसिन की पैकेजिंग भी PHBV का द्वारा होती है। इसके अलावा इसका उपयोग भी हम ड्रग रिलीज कैप्सूल बनाने में करते हैं। ड्रग रिलीज कैप्सूल क्या होते हैं? ड्रग रिलीज कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो दिखने के अंदर प्लास्टिक या पॉलीमर जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हम इनको ग्रहण करते हैं ये आमाशय में जाकर उन दवाइयों को रिलीज कर देती है। कैप्सूल के अंदर दाने से होते हैं जिनका स्वाद बहुत कड़वा होता है, व्यक्ति उनको आसानी से ले नहीं पाता है। तो उनका जो रेपर होता है, ऐसे ऐसे से इनके रेपर होता है, ऐसे से इनका एक रेपर होता है, ये ऐसा है ना, ये जो रेपर होता है ये उसका ड्रग रिलीज कैप्सूल होते हैं, इसके ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा एक नायलॉन 6 है, ये ग्लाइसिन के अंदर तो हमें पता है 2 कार्बन युक्त स्पीशीज आती है ग्लाइसिन के अंदर। तो ग्लाइसिन तो हमारा ये आ जाता है, ग्लाइसिन या तो ये ग्लाइसिन से बनाते हैं हम इस नायलॉन 26 को ग्लाइसिन के माध्यम से बनाते हैं, तो ग्लाइसिन। और दूसरा हम लेते हैं इसमें कैप्रोलोइक एसिड, तो कैप्रोलोइक एसिड और ग्लाइसिन से हम इसको एक ये पॉलीमर और देते हैं। ये हो गया। अगला है नायलॉन 26, नायलॉन 26 ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये है ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन का एक इकाई है। दूसरी हम इसमें 6 कार्बन वाली हेक्सेनोइक अम्ल वाली कोई इकाई ले लेते हैं, जिसको हम इस फॉर्म में कह सकते हैं कि एमिनो कैप्रेलोइक एसिड काम में ले सकते हैं, एमिनो कैप्रेलोइक अम्ल हम काम में ले सकते हैं। तो उस दोनों इकाइयों का जब हम संघनन करेंगे तो हमें ये उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसकी जो यूनिट्स है वो हम कह सकते हैं कि एक तो हमने यूनिट ले लिया इसकी एमिनो हेक्सेनोइक अम्ल जिसमें 6 कार्बन है क्योंकि हमने 26 किया है, और दूसरा हम लेंगे ग्लाइसिन
एक तो हो गई ग्लाइसिन और दूसरा होगा कैप्रेलोइक एसिड। तो ग्लाइसिन को मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, तो ग्लाइसिन ये हो जाएगा मेरे पास में, ये ग्लाइसिन हो गया। फिर हम बात करता हूं एमिनो कैप्रेलोइक एसिड की। जब इसका संघनन होगा, जब इन यूनिट्स का हम संघनन करेंगे तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये जल का पार्टिकल्स निकल जाएगा यहां से, यानी ये OH हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा। ये इकाई हमारे पास में आ गई है, जिसमें ये देखो CONH कौन सा समूह है, ये अमाइड। तो ये क्या हो गया है, एमाइड। तो नाइलॉन 26 है, ये एक पॉलीएमाइड है, जिसके अंदर इधर देखो एक 2 कार्बन, तो ये हो गए 5 और 1 6 2 6, तो ये हो गया नाइलॉन 26। ये हमें नाइलॉन 26 गेन हो गया है। अब ये जो नाइलॉन 26 है, इसका उपयोग जैव निम्नीकृत बहुलक की भांति किया जाता है। और ये आजकल जो वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि ये जो हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन है, जो PVC है, इसके अलावा जो पॉलीथीन है, PVC और पॉलीथीन है, दोनों ही पर्यावरण प्रदूषण फैला रही है। तो पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए या तुरंत जिनका डिग्रेडेबल हो जाए, बायोडिग्रेडेबल हो जाए, तो यदि हमने ये नाइलॉन 26 का हमने अच्छे सिंथेसिस कर लिया, इसके बैग बनाकर, बैग बनाने में छोटे इसके जो पैकेजिंग सामग्री वाले, जो पैकेजिंग सामग्री को इसके अंदर डालकर हम काम में ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, कुछ समय पश्चात क्या हो जाते हैं, ये अपने आप वातावरण में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण पर हम नियंत्रण कर सकते हैं इसके माध्यम से। जो पॉलीथीन के बैग द्वारा या पॉलीथीन द्वारा इतना व्यापक पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसको भी हम इसके माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये नाइलॉन 26 का यहाँ एक इंपॉर्टेंस हो जाएगा कि हम पॉल्यूशन को कम करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन के बैग काम में लेते हैं, PVC के हम अपरेटर्स काम में लेते हैं, उनके स्थान पर हमारे पास में विकल्प के रूप में आ गया है कौन, नाइलॉन 26। तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था पॉलीमर्स। अब हमने पॉलीमर्स के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलीमर्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, पॉलीमर्स कैसे होते हैं, पॉलीमर्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पॉलीमर्स का प्रिपरेशन की मेथड्स पढ़े हैं, और मेथड्स के अंदर हमने पॉलीएस्टर पढ़ा है, जिसमें हमने डेक्रोन या टेरिलीन पढ़ा है। इसके साथ में हमने पॉलीअमाइड पढ़ा है, एमाइड में हमने नाइलॉन 66 पढ़ा है, नाइलॉन कैप्रोलेक्टम पढ़ा है, नाइलॉन 26 पढ़ा है। उसके बाद में हमने जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत, बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स पढ़े हैं, जो बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके बाद में जो कुछ बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, उनका अध्ययन किया है। जैसे हमने किया है पॉलीलैक्टिक एसिड का अध्ययन किया है, पॉलीग्लाइसिन का अध्ययन किया है, पॉलीकैप्रोलेक्टम का अध्ययन किया है, और इसके अलावा हमने नाइलॉन 26 का अध्ययन किया है, PHBV है, इसका हमने अध्ययन किया है। तो ये हमारे थे जैव निम्नीकृत बहुलक। अब ये हमारा जो टॉपिक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर RBSc की है, RBSc में 3 मार्क्स का है। इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कुछ भी पूछते हैं, रबर का वल्कनीकरण कैसे कहते हैं, तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, रबर को सल्फर के साथ में गर्म करने का जो प्रोसीडिंग है, उसे रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण क्यों करते हैं, रबर को कठोर और मजबूत बनाने के लिए, प्रत्यास्थ बनाने के लिए। वह आपको पता है बहुत मुलायम होता है, क्रेप टाइप में होता है, तो उसको मजबूत बनाने के लिए रबर का वल्कनीकरण करते हैं। आपको पूछ लिया कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स
न चिपकने वाले बर्तन बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास में सीधा सा एग्जांपल है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन होता है, उसकी एकलक इकाइयाँ क्या होती है? तो हम बता सकते हैं कि टेफ्लॉन होता है, उसकी एकलक इकाइयाँ होती है टेट्राफ्लोरोएथेन। हमको पूछ सकते हैं कि एक ऐसे बहुलक का नाम बताओ जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह है जुड़ा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुलक हमारे पास में कौन सा है? नाइलॉन 2,6 है, वो नाइलॉन 6,6 है, ये कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बुना एस की एकलक इकाइयाँ, क्योंकि बुना एस रबर है एक तरह का, बुना एस के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस एस का मतलब स्टाइरीन होगा, वहाँ पर स्टाइरीन होता है। हमें पूछ लिया कि बुना एन की इकाइयाँ क्या है, तो एन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन तो इसके अंदर भी कॉमन है, लेकिन एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल, तो हम कह देंगे कि एक्रिलोनाइट्राइल और उसमें 1,3-ब्यूटाडाइन की इकाइयाँ हैं। रबर होता है वह सिस और ट्रांस की फॉर्म में होता है। रबर होता है सिस आइसोमर भी होता है, उसका ट्रांस आइसोमर्स भी होता है, दोनों प्रकार की फॉर्म में हमें रबर पाया जाता है। तो ये हमारे लिए हो गया है पॉलीमर्स। और पॉलीमर का तात्पर्य हमने पहले देख लिया कि जिस बहुत संघनन द्वारा अथवा आपस में समानांतर प्रकार की इकाइयाँ, एक से ज़्यादा प्रकार की इकाइयाँ आपस में जुड़कर, एन इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करती है, जिसको हम पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स 3 मार्क्स का टॉपिक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।